बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिमेंटिक एनालिसिस का टॉपिक हम लास्ट दो लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसी पे फर्दर थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और कुछ एट्रीब्यूटेड ग्रामर को फर्दर आगे ठीक है लेके चलेंगे। आज हम जिस एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, टू फंक्शंस हैं। ठीक है, C# में फंक्शन मेथड जो कि आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, क्लास के अंदर डिफाइन करते हो, उसकी जब डेफिनेशन की बात की जाती है तो कुछ उसकी जो वो आपकी डेफिनेशन होती है कुछ इस तरह की होती है। लास्ट टाइम क्लास बॉडी तक को हमने डिस्कस नहीं किया था और उसको हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो क्लास बॉडी का मतलब ये था कि तुम्हारे पास क्लास बॉडी में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है या आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। अच्छा, एट्रीब्यूट की जब हम बात कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट इंक्लूड्स एरे, ऑब्जेक्ट, सिंपल वेरिएबल, इट कुड बी एनीथिंग। और हम फंक्शन या मेथड्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें कंस्ट्रक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि वो भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हर चीज़ की डिटेल या पूरी CFG को डिस्कस नहीं करूँगी। CFG तुम लोगों ने लिखी हुई है, तुम्हें लिखनी आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में LL1 भी नहीं होंगी, इसमें फैक्टरिंग का भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिमेंटिक एनालिसिस या एट्रीब्यूट ग्रामर को समझाना है। तुम लोगों ने अपनी CFGs लिखी हुई हैं और तुम लोगों ने उसको LL1 प्रूफ किया हुआ है। जब तुम लोग उसके ऊपर एट्रीब्यूट ग्रामर बनाओगे तो तुम उसके अकॉर्डिंगली बनाओगे, तुम अपना इन्फॉर्मेशन का फ्लो उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, तो क्लास बॉडी में चाहे आपके पास कोई सी टाइप का एट्रीब्यूट हो, एक्सेस मॉडिफायर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे टाइप मॉडिफायर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर तो दोनों में हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो या ना हो टाइप मॉडिफायर। ठीक है, टाइप मॉडिफायर में ये है कि स्टैटिक फंक्शन और वेरिएबल दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन वर्चुअल एंड ओवरराइड एंड एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मेथड के साथ आ सकता है। तो इसलिए मैंने करके छोड़ दिया कि सारी पॉसिबिलिटीज अगर कवर की जाएंगी और इसको लेफ्ट फैक्टरेट की जाएगा तो रूल्स डिफरेंट बन जाएंगे। ठीक है, लेट्स अज्यूम हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि एक्स मॉडिफायर सकता है, इसको स्टैटिक के लिए मैंने रखा था, स्टैटिक हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि हम आगे आइडेंटिफायर तो कॉमन डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद टाइप, अगेन टाइप अगर फंक्शन है तो रिटर्न टाइप, और अगर वेरिएबल है तो उसकी कुछ। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप भी आइडेंटिफायर भी हो सकती है, डाटा टाइप भी सकती है, DT की एरे भी सकती है, ID की एरे भी सकती है, और एक चीज़ वॉइड भी हो सकती है। वॉइड यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि अगर वॉइड लिख दिया तो वॉइड ID नहीं हो सकती, तो वॉइड को अलग केसेस में कवर किया जाएगा। फिर नाम, वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम, फंक्शन है तो फंक्शन का नाम। यहाँ तक चीज़ें कॉमन है। अगर हम वर्चुअल, ओवरराइड एंड एब्स्ट्रैक्ट और वॉइड, चार रूल्स को यहाँ से हमने हटा दिया है। ठीक है, वो आगे आपको कवर करने पड़ेंगे। ID के बाद अब दो पॉसिबिलिटी, या तो फंक्शन है या नहीं है। इसका मतलब है अगर फंक्शन नहीं है तो ठीक है, एक बात तो ये होगा कि इनिशियलाइजेशन आ गई, इनिशियलाइजेशन और फिर लिस्ट। ठीक है, अगर इनिशियलाइजेशन आ गई तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है इट कुड बी स्टार्ट विद, या इक्वल्स आ गया, या इक्वल्स नहीं आ गया, कॉमा आ गया, सेमीकोलन आ गया, तो लिस्ट चला गया, तो यहाँ से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो सकता है वो एट्रीब्यूट हो। दूसरी चीज़ वो एट्रीब्यूट नहीं है, ब्रैकेट ओपन होगी, अगर ID वाइज फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन है। हम क्लास की बॉडी की बात कर रहे हैं, हम क्लास के अंदर है। ठीक है, अगर ब्रैकेट ओपन हो गया तो फिर पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, ये मेरे पास CFG लिखी हुई है, और अगेन पैरामीटर लिस्ट में भी डेटा टाइप भी हो सकता है, ID भी हो सकता है, MT भी हो सकती है, उनकी एरे भी हो सकती है, सिंपल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक और एक से ज़्यादा दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और देन MST इंक्लूड एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं, मैं रिपीटेटिवली कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी CFG LL1 नहीं है, इस पे रूल्स कंप्लीट नहीं है। मैं सिर्फ वर्किंग समझाने के लिए जितनी हद तक पॉसिबल हो सके। अभी हमने यहाँ पे सिंपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी है, इसे एट्रीब्यूटेड ग्रामर नहीं बनाया। मैं इसको एट्रीब्यूटेड ग्रामर नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें इसे एट्रीब्यूटेड ग्रामर बनाना है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी वर्किंग एट्रीब्यूटेड 3 के थ्रू पूरी एग्जाम्पल लेके आगे बात करते हैं। मेरे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, पब्लिक इंट FN इंट X फ्लोट Y, ठीक है, और दैट एन ऑब्जेक्ट, ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम वर्किंग स्टार्ट करें, देखो तुम्हारे पास स्लाइड, तुम्हारे पास पूरी वीडियो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कोई वर्किंग ना करो। तुम इसका सबसे पहला काम जो तुम लोगों को करना चाहिए वो है कि तुम इसका खुद से ट्री बनाओ। ये जो एट्रीब्यूटेड ट्री है, इसे देख के बजाय खुद से ट्री बनाओ। जो वर्किंग बता रही हूँ उस वर्किंग को साथ साथ उस ट्री पर लिखते जाओ। ठीक है,
अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी बात करें कि ठीक है, एक पहली चीज़ तो ये कि सिंटेक्स ट्री ग्रामर पीछे लिखी हुई है, उस ट्री से ये पूरा इनपुट पार्ट होकर इसका पूरा ट्री बन सकता है। पहले भी ब्लैक से बना हुआ है पूरा ट्री, सिंटेक्स ट्री हमने बना लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें पता है पहले से वो ये कि ये एक क्लास की बॉडी के अंदर की एंट्री है, तो क्लास टेबल में एंट्री होगी, जिस क्लास का भी होगा उसके टेबल में। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस क्लास, कौन सी क्लास है, क्योंकि हर क्लास का टेबल की बॉडी टेबल अलग होता है, तो मैं किस क्लास के बॉडी टेबल की इसमें बात कर रही हूँ, मुझे उसका रेफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर मुझे रेफरेंस मालूम है तो फिर मैं उसकी एंट्री करूँगी। क्या एंट्री करूँगी? नाम में FN जाएगा, टाइप क्योंकि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बनती है तो इंट कॉमा फ्लोट कॉमा ए एरो इंट, ये इसकी टाइप एक्सप्रेशन बनेगी। टाइप कॉलम में एंटर होगी, एक्स मॉडिफायर कॉलम में पब्लिक जाएगा और टाइप मॉडिफायर कॉलम में एम्प्टी जाएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे कोई टाइप मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। सिमेंटिकली आगे, ठीक है, ये हाँ ठीक है, अभी हमारा काम सिर्फ डेफिनेशन पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए, एक्स वाई और ओ, ये तीनों भी वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, इन तीनों को भी सिंबल टेबल में एंटर होना चाहिए। लेकिन कौन सा टेबल में एंटर होना चाहिए? इनको उस टेबल में एंटर होना चाहिए जो फंक्शंस का टेबल है, जो स्कोप के साथ है। और फंक्शन के साथ यकीन यहाँ पे स्कोप भी क्रिएट होना चाहिए और स्कोप डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सिमेंटिकली हमने ये समझ लिया कि जब कभी भी मेरे पास फंक्शन की डिक्लेरेशन डेफिनेशन होती है तो यहाँ फंक्शन सबसे पहले FN के बाद वेरिएबल के से पहले मेरे पास स्कोप क्रिएट होता है। एक्स वाई और ओ सिंबल टेबल में एंटर होते हैं, लेकिन कौन से वाले? फंक्शन के डाटा के टेबल में। फिर मेरे पास यहाँ पे आके बाद फंक्शन एक की इंसर्शन होती है, लेकिन इंसर्शन का मतलब ये कि नेम, पैरामीटर लिस्ट, एक्सेस मॉडिफायर, कैटेगरी इन सबके साथ होती है। अगर मौजूद नहीं है तो कि इंसर्ट फंक्शन चेक करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराता है, तो सिंबल टेबल में एंटर हो जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा। और उसके बाद जैसे ही ब्रेस क्लियर होंगे मुझे इसको को डिस्ट्रॉय करने हैं। अच्छा, एंट्री करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो किस क्लास का टेबल है, मुझे उसका रेफरेंस मालूम होना चाहिए, मैं उसी में एंट्री करूँगी। और विद इन उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसमें बाकी हम कुछ काम करें या ना करें, लेकिन अगर रिटर्न स्टेटमेंट आए तो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए ये रिटर्न टाइप मैटर करती है, तो रिटर्न टाइप को मुझे मैच कराना है। अच्छा, अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे करना क्या क्या है, मुझे एंट्री बनानी कैसी है। अब मुझे सिर्फ काम ये है कि ये काम होता कैसे है। तो हम इसको एग्जांपल को ट्री पे समझते हैं। सबसे पहले मैंने इसका सिंटेक्स ट्री ड्रॉ कर लिया। अब मैं सिर्फ सिमेंटिक्स की बात करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरा का पूरा ट्री ड्रॉ है, तो तुम लोग चाहो तो उसको पूरा देख लो, लेकिन बेहतर ये जैसे मैंने कहा साथ साथ ट्री बनाते रहो और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो करते रहो। अच्छा, सबसे पहली बात ये, क्लास बॉडी का नॉन टर्मिनल जब कॉल हुआ है, यानी कि ब्रेसिस क्लास की बॉडी क्लास है, तो हमें ये बात पता है इस वजह से क्लास डिक्लेयर हो चुकी है, वो मेन टेबल में एंटर हो चुकी है। लास्ट डिस्कशन लेक्चर में हमें डिस्कशन कर चुके हैं, और उस मेन टेबल में एंटर होने से पहले उसका टेबल भी क्रिएट हो चुका है। और टेबल क्रिएट करके हमने लास्ट में मैंने थोड़ा कोड का एक स्निपेट भी दिया था तुम लोगों को, और जो एक्टिविटी ग्रामर भी थी उसको मैंने एक CT_ref के नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, एक एरे लिस्ट का रेफरेंस, ठीक है। हमने किया ये कि जब जैसे ही ब्रेसिस ओपन होने के बाद क्लास बॉडी का नॉन टर्मिनल कॉल हुआ, हमने उसको फ़ौरन ही ये रेफरेंस पास करा दिया। क्यों पास करा दिया? इसलिए पास करा दिया कि अभी मुझे नहीं पता कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं, कितने फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है इस क्लास बॉडी के अंदर जितनी भी डिक्लेरेशन होंगी वो सब की सब इसी सिंबल टेबल के रेफरेंस के थ्रू होंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, जब क्लास बॉडी कॉल होता है तो उससे पहले टेबल क्रिएट हो चुका होता है, और वो टेबल का रेफरेंस या नाम लेकर, जो भी है लिस्ट या जो भी डाटा स्ट्रक्चर है उसका रेफरेंस लेकर या नाम लेकर क्लास बॉडी का नॉन टर्मिनल कॉल होता है। इसका मतलब है क्लास बॉडी का फंक्शन कॉल होगा तो उसको एक पैरामीटर पास होगा। अगेन ये रेफरेंस है, लेकिन बाय रेफरेंस पास नहीं होगा, क्योंकि नीचे से चेंज नहीं हो रहा। चेंज एक ही दफ़ा क्रिएट होता है टेबल, उस टेबल के रेफरेंस चेंज नहीं होता, उस टेबल में एंट्री होती है, तो ये बाय वैल्यू पास हुआ है, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। फिर एक्सेस मॉडिफायर आया, फिर ठीक है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सेस मॉडिफायर की, अगर तुम ये देखो एक्सेस मॉडिफायर, फिर टाइप स्टैटिक और नॉट, या टाइप मॉडिफायर, फिर टाइप, फिर आईडी, उसके बाद फंक्शन है या नहीं है ये डिसाइड होगा इसके अंदर जाकर, और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पर इंसर्शन होगी। इंसर्शन होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन होती है हमें बात पता है, होने से पहले मुझे सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, नेम और टाइप्स, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, एक्सेस मॉडिफायर इज अ नॉन टर्मिनल, क्योंकि हो सकता है एक्सेस मॉडिफायर हो और हो सकता है ना। अगर नहीं है, नल है, तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? C# के अकॉर्डिंगली प्राइवेट।
और अगर नहीं है तो जो एक्सेस मॉडिफायर अगर गिवन है, दो एक्सेस मॉडिफायर आपने गिवन है, वो एक्सेस मॉडिफायर आएगा। एक्सेस मॉडिफायर इट्स अ नॉन टर्मिनल, इट कुड बी नल और इट कुड बी एक्सेस मॉडिफायर प्रेजेंट। अगर इस केस में कोई एक्सेस मॉडिफायर प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसे क्लास पार्ट एक्सेस मॉडिफायर, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को हमने एक ही क्लास पार्ट असाइन किया था। अब मुझे स्पेसिफिक ये नहीं चाहिए कि एक्सेस मॉडिफायर, मुझे तो ये चाहिए कि पब्लिक है कि प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है। क्या करूँ, करंट टोकन का वैल्यू पार्ट रीड कर लिया तो और एक वेरिएबल सेव करा लिया। एक्सेस मॉडिफायर नीचे वैल्यू असाइन हो रही है, ऊपर इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट हुआ, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ए पास किया है लेकिन बाय रेफ पास किया होगा हमने, तो ये नीचे से रिटर्न करके जाएगा, यानी ए एम के फंक्शन से वापस जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर की जो एक्चुअल वैल्यू है मौजूद होगी। अगर रूल नल का होता तो हम बाय डिफॉल्ट ए इज इक्वल टू प्राइवेट हार्ड कोड कर देते। एक्सेस मॉडिफायर की इन्फॉर्मेशन आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो टाइप मॉडिफायर की चाहिए। अब इस ये वाला सिनेरियो जो है वो तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का। अगर स्टैटिक वाले उसमें जाऊँ तो या तो नल हो सकता है या स्टैटिक हो सकता है। क्योंकि मैंने नल लिखा है तो टाइप मॉडिफायर एम्प्टी ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं हुई। अगर यहाँ स्टैटिक होता तो टाइप मॉडिफायर को हम हार्ड कोडेड स्टैटिक असाइन कर देते। इस वक्त इस मैं फिर कह रही हूँ स्टैटिक और नॉन टर्मिनल दो ही पॉसिबिलिटी ले सकता है तो टाइप मॉडिफायर की दूसरी इन्फॉर्मेशन। तीसरी इन्फॉर्मेशन अब जो है मेरे पास, एक है रिटर्न टाइप की इन्फॉर्मेशन और एक है पैरामीटर लिस्ट की। इन्हें कंबाइन मिलाकर एक ही एक्सप्रेशन ज़रूर बिल्ड करना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है अलग अलग जगह पे। ये रिटर्न टाइप यहाँ पे होती है, पैरामीटर लिस्ट यहाँ पर होते हैं, वो भी अलग अलग जगहों के ऊपर। ठीक है, तो अब कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात टाइप के नॉन टर्मिनल में गई, अभी मुझे नहीं पता है आईडी है या पैरामीटर है या सॉरी या फंक्शन है, तो मैंने सिंपल नीचे से टाइप रिटर्न करा लिया, तो टी के नॉन टर्मिनल आ गया। अगेन सिंथेसाइज एट्रीब्यूटेड टाइप टी से कॉल होके जाएगा, नीचे वैल्यू असाइन होगी और जब वापस आएंगे तो टी के अंदर वैल्यू पड़ी होगी। क्या वैल्यू पड़ी होगी, अगर डी टी है तो टोकन का वैल्यू पार्ट, और अगर यह कोई आई होता तो, अब क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं खुद कवर करना है। अगर आई होता तो उसका मतलब क्या है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है, और क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है तो हमने यहाँ पे ए बी एक्स वाई कुछ भी लिखा है तो सिमेंटिकली क्या चेक होना चाहिए। तुम यहाँ से नाम टोकन का वैल्यू पार्ट से नाम गेट करोगे, उसे लुकअप करोगे और लुकअप करके मेन टेबल में लुकअप करके चेक करोगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, नहीं करता तो गलत है, डिक्लेयर अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, बात ख़त्म। अदरवाइज वैलिड है, फिर वो रिटर्न टाइम में तुम्हारे पास जो आइडेंटिफायर का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि इस बात का ध्यान रखना कि रूल सारे कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी डिस्कस की हैं, बहुत सारी तुम्हारे लिए छोड़ दी हैं। तो टाइप अगर डी है डायरेक्ट असाइन हो गया, लेकिन अगर आई है तो लुकअप भी होगा उसका। फिर आया आईडी विच इज़ फंक्शन नेम, मैंने फिर फंक्शन का नेम होल्ड कर लिया एन वेरिएबल में, अगेन टोकन का वैल्यू पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम गए और एफ। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी मुझे नहीं पता, मेरे पास टाइप में मौजूद है, टाइप मॉडिफायर भी मौजूद है, मेरे पास एक्स मॉडिफायर भी मौजूद है, मेरे नाम भी मौजूद है। अगर आगे जाके इनिट हो गया, इनिट के नॉन टर्मिनल में चली गई, या फर्स्ट करो इनिट के नॉन टर्मिनल में नहीं गई मैं, दूसरा क्या था, हाँ इनिट में चली गई, सॉरी इनिट वाले नॉन टर्मिनल में चली गई, यानी दो रूल्स था। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्लास वाले उसमें अगर सिलेक्शन तो मैं क्लास सॉरी एट्रीब्यूट वाले रूल पर, अगर एट्रीब्यूट वाले रूल पर होती तो फिर मैं लुकअप उसका करती। ठीक है, एट्रीब्यूट का लुकअप कैसे होता है, लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, वेरिएबल का लुकअप कैसे होता है, तो बिल्कुल वैसे ही लुकअप होता है। लुकअप वही क्लास टेबल में रेफरेंस मैंने पास कराया हुआ, फंक्शन तुम्हारे पास हमने गिवन है, तुम उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन क्योंकि हम और के अंदर अगर ब्रैकेट ओपन मैच हो गया तो आप और एफ एन के अंदर आ गए, इसका मतलब ये है कि अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन डेफिनेशन है। अब क्योंकि मैं नीचे जाकर पैरामीटर लिस्ट बनाऊंगी और नीचे जाकर फंक्शन कंप्लीट होगा, उसकी एंट्री होगी, तो मैंने इसको नाम भी पास करा दिया, टाइप भी पास करा दी, एक्स टाइप मॉडिफायर और एक्स मॉडिफायर चारों इन्फॉर्मेशन ही पास करा दी। क्योंकि नीचे जाके अगर ये वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाएगी, फंक्शन हुआ तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाएगी। तो और एफ एन का नॉन टर्मिनल चार एट्रीब्यूट लेकर जा रहा है। नंबर 1, किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे नीचे जाकर, ये सब यूटिलाइज होने जा रहे हैं। These are in each one of them is an inherited attribute जो कि बाय वैल्यू इम्प्लीमेंट होते हैं, सिंपल वेरिएबल इम्प्लीमेंट होते हैं, सिंपल पैरामीटर इम्प्लीमेंट होते हैं। ब्रैकेट ओपन मैच हुआ, अच्छा क्योंकि आगे आने वाले तीनों वेरिएबल जो डिक्लेयर हो रहे हैं वो नए स्कोप में, फंक्शन के स्कोप में होंगे, तो पहले स्कोप क्रिएट कर दिया, क्रिएट स्कोप कर दिया तो नया स्कोप स्टैक के ऊपर मौजूद होगा। फिर पीएल कॉल हुआ। अब पीएल जो है ना, जो नॉन टर्मिनल पीएल है, जो पूरी पैरामीटर लिस्ट है, इसमें इंट फ्लोट और ए तीनों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके आएगी कि एंड कॉमा फ्लोट कॉमा ए मुझे कंबाइन बनाना है।
तो अब मैं पी इसको भेज रही हूँ, लेकिन पी वो है जो कि पैरामीटर लिस्ट को बिल्ड करके लेकर आएगा, तो इट हैज़ टू बी एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मसला ये कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग लेवल पर डिवाइड हुई हुई है, तो मुझे हर लेवल पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है, तो पी में वो पहला एट्रीब्यूट असाइन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली बार डी टी आया। डी टी क्या है? टाइप। टाइप है तो मैंने वैल्यू पार्ट से उस टाइप उठा ली, एक्चुअल टाइप का इंट आ गया, और मैंने पी के अंदर इंट असाइन कर दिया। अब मेरे पास पहला एट्रीब्यूट आने के बाद पी के अंदर इंट पड़ा हुआ है। फिर अभी मैं आईडी पे बाद में आती हूँ, ठीक है। फिर मैं आई PL2 पे गई और मैंने PL2 को दोबारा पी पास कर दिया, क्योंकि हो सकता है लिस्ट आगे ग्रो कर रही हो, मजीद चेंज होगा, और यही हुआ। कॉमा आया और फिर dt आ गया, जैसे ही dt आया फ्लोट आ गया। अब इंट मुझे अब असाइन नहीं करना पी में फ्लोट, क्योंकि उसके अंदर इंट ऑलरेडी पड़ा है, मुझे उसके साथ कॉन्कैटिनेट कराना है, और फ्लोट और इंट के दरमियान कॉमा भी कॉन्कैटिनेट कराना है। तो मैंने पी के अंदर कॉमा और टी दोनों को कॉन्कैटिनेट करा दिया, इंट फ्लोट चार्ज जो भी है, ठीक है। अगेन वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, आगे आते हैं, इसकी एंट्री होगी सिंबल टेबल में, लेकिन अभी पहले पैरामीटर लिस्ट तो देख लो। फिर हमने ये PL2 को फर्दर पास कर दिया, क्योंकि क्या पता लिस्ट ग्रो कर रही हो, और फिर आगे मुझे आईडी मिला, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, क्योंकि मिला, तो मैंने पहले इसका नेम उठाया, ठीक है। जैसे ही मैंने नेम उठाया, मैंने इसको लुकअप किया सिंबल टेबल में। कौन सा टेबल में? मेन टेबल में। और मेन टेबल में लुकअप किससे करते हैं? नाम से, नंबर 1, नंबर 2, नेम, बस नाम से लुकअप करते हैं। वो रिटर्न आपको कैटेगरी करता है, और पैरेंट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन ये रिटर्न ही करता है, तो उसके साथ लिखा हुआ है। इस सिनेरियो में ना मुझे इसकी कैटेगरी से कोई कंसर्न है, और इस सिनेरियो में ना मुझे इसके पेरेंट लिस्ट से कोई कंसर्न है, ठीक है। सिंपल काफ़ी है, नेम से लुकअप किया और टाइप मिल गई। अगर टाइप नल है, यानी कुछ भी नहीं मिली, सिंबल टेबल में एंट्री मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब अनडिक्लेयर्ड है, अदरवाइज ये डिक्लेयर्ड है। अच्छा, ये मिस्टेक है, ऐसे सही कर लेना, ये टी नहीं एन होना चाहिए, क्योंकि ए आएगा, नाम जो है वो टाइप है, टी तो क्लास होगा ना, टी टाइप नहीं है, तो पी के साथ एन को कॉन्कैटिनेट कर दे, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ, ये मिस्टेक है, खुद ही सही कर लेना, दिस इज एन। ठीक है, दिस इज एन। अच्छा, ठीक है, तो ये अब मेरे पास फिर, ठीक है, फिर मैं जो आई वो मैंने फिर PL2 को आगे पास करा दिया, लेकिन आई की लिस्ट कोई नहीं है, तो फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। पी से क्योंकि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, तो जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो चेंजेस वापसी में भी रहेंगे। तो PL2 जब वापस गया, PL2 यहाँ से गया, PL2 यहाँ से गया, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके अंदर टी इंट कॉमा फ्लोट कॉमा ए मौजूद होगा। अच्छा, टी ही यहाँ बार बार यूटिलाइज किया है, इसमें कोई मसला नहीं, तुम टी को पहले टी कर लो, फिर T1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद तुम्हें ये पता है ना, PL का अलग फंक्शन है, PL2 का अलग फंक्शन है, फिर PL2 दोबारा कॉल हो रहा है, अलग अलग फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। जब फंक्शंस कॉल होते हैं तो हर एक का क्या होता है, वेरिएबल अलग अलग ही होते हैं ना, तो इसीलिए हमने टी को बार बार यूटिलाइज कर लिया, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, हर फंक्शन एक डिफरेंट फंक्शन है, तो सेम एक पैरामीटर, हर एक का अपना अपना पैरामीटर है, अपना लोकल डाटा है, ठीक है, इसलिए टीम नाम इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि ये तो पैरामीटर लिस्ट बन गई, जैसे पैरामीटर, ठीक है, अभी मैं अगेन ये जो एक्स और वाई और ओ है, यानी ये वाले आईडी, इनके ऊपर आती हूँ। पहले से मैं फंक्शन की बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, जब पैरामीटर लिस्ट कंप्लीट हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब तुम्हें सिंबल टेबल में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते हैं डेटा टेबल में, ठीक है, डेटा टेबल का फंक्शन था, क्या क्या इंसर्ट करते हैं? नाम विच इज इन द वेरिएबल एन, तुम्हारे पास पेरेंट के पास मौजूद है। अब दूसरी चीज़ टाइप एक्सप्रेशन। टाइप एक्सप्रेशन इज पैरामीटर लिस्ट देन एरो और फिर रिटर्न टाइप। तो पी पैरामीटर लिस्ट कॉन्कैटिनेट किया एरो के साथ, फिर कॉन्कैटिनेट किया टाइप के साथ जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, प्लस बीच में है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट किया और फिर, ठीक है, तो ये तुम्हारे पूरी देख लो, यही टाइप एक्सप्रेशन बन गई। तो पैरामीटर लिस्ट देन एरो देन रिटर्न टाइप। अगली इन्फॉर्मेशन एक्सेस मॉडिफायर के पास होती है, फिर टाइप मॉडिफायर के पास होती है, और आखिर में ये क्या होता है,
ये आपके पास रेफरेंस होता है उस टेबल का जिस टेबल में आपको एंट्री करनी, क्लास टेबल का रेफरेंस, क्योंकि हर हम बात कर चुके हैं कि जितनी क्लासेस हैं हर एक की बॉडी का अलग टेबल है। तो इस वक्त तुम किस क्लास के अंदर हो, ठीक है, वो भी ऊपर से तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भूल गई हूँ। ये इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तुम जिस जगह पर हो इसका पेरेंट और FN है, ये अपने पेरेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो तुम्हें ये जो CT रेफ है ये इसको भी पास कराना चाहिए, ठीक है, और अंडरस्कोर FN को भी पास करना चाहिए, क्योंकि एंट्री इसमें है, क्योंकि CT अंडरस्कोर रेफ इस वक्त इसको एक्सेसिबल नहीं है। तो CT रेफ और FN को गया, इसको भी पास होगा और इसको भी पास होगा, ठीक है, दोनों को पास होगा। सिंपल, दैट्स हाउ सिंबल टेबल में एंट्री होती है, ब्रेसेस ओपन होते हैं, MST आता है और फिर डिस्को डिस्ट्रॉय हो जाता है, MST कहती है। हमने वो इन्फॉर्मेशन है जो सारी अभी मैं समझी थी। हेल्पिंग फंक्शंस तुमसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली क्लास में, वही हेल्पिंग फंक्शन है। अच्छा, अब जब से इंट x आया तो देखो x की भी एंट्री करनी है सिंबल टेबल में। जो पहला एट्रीब्यूट होता है, वो पहला वेरिएबल होता है, वो तो स्कोप में पहला ही होता है, वो तो रीडिक्लेयर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जैसे पहले ही आया तो मैंने उसका नाम उठाया और सिंबल टेबल में एंटर कर दिया। सिंबल टेबल में क्या होता है, नेम, टाइप, स्कोप, तीन चीज़ें होती है। नेम N में पड़ा है, टाइप T में पड़ी है और स्कोप कहाँ है, एग्जैक्टली स्कोप आपके पास उसमें है, क्या कहते हैं, स्टैक के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास अगेन जब इसमें कहूँगी तो इसका भी नेम, टाइप, नेम इधर से आया, टाइप इधर मौजूद है, सिंबल टेबल बुकअप इंसर्ट कर दिया, रीडिक्लेरेशन तो नहीं, इस पर चेक लगेगा, इसलिए नॉट रीडिक्लेयर। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, अगेन एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं साथ से सही भी कर देती हूँ, फिर इसकी बात भी कर लेते हैं। नज़र आ गया होगा क्या चेंज किया है। पहली बात तो ये, क्योंकि सेम 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 फंक्शन है तो इसके नाम N और N1 कर दिए। इस के डिक्लेरेशन के बाद O की टाइप क्या है, A है, यानी इसका नाम जो इस आइडेंटिफायर का नाम है वो है। तो सिंबल टेबल में जब एंट्री करोगे तो क्या करोगे, N1 इसका नाम और N दो, ठीक है, तो N आएगा, टाइप में N आएगा, T नहीं आएगा, T के इसकी टाइप तो क्लास है, ठीक है। तो याद रखना जब आइडेंटिफायर दो दफ़ा लिखा होता है यानी डिक्लेयर हो रहा होता है, तो इटसेल्फ आइडेंटिफायर, पहले आइडेंटिफायर का जो नाम होता है यानी उसकी वैल्यू पार्ट जो होता है वो ही बेसिकली अगले आइडेंटिफायर की टाइप बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो ठीक है, तो हमने जो बात समझी थी वो क्या समझी थी, हमने समझी थी कि जब कभी भी आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो सिंबल टेबल में एंटर होगा, तो ये तीनों चीज़ें भी सिंबल टेबल, कौन से टेबल में, फंक्शन टेबल में एंटर होंगी। अच्छा, MST के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एक्स के साथ क्या होना चाहिए था, इस वक्त नहीं पता ना एक्स के आगे कुछ भी कोड लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए। इस वक्त आपको ये चेक करना चाहिए रिटर्न के स्टेटमेंट के आगे जो भी टाइप है, अगर कोई टाइप है तो वो टाइप और रिटर्न टाइप आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर कुछ नहीं है तो फिर भी रिटर्न टाइप वॉइड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, क्योंकि फिर तो वॉइड होनी चाहिए, वॉइड के अलावा कुछ है तो एरर है। अब मेरा सवाल ये है कि MST को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, MST के पास, क्योंकि हो सकता है MST के अंदर रिटर्न भी आ रहा हो, MST के अंदर और चीज़ें भी आ रही हो, MST को तुम्हारे ख्याल में कौन कौन से एट्रीब्यूट पास करने चाहिए, सोचो, ठीक है। मैं आंसर करती हूँ लेकिन 2 मिनट लगा के खुद सोचो, यहाँ पे लिखो तुम्हें कौन कौन से एट्रीब्यूट आने चाहिए। क्या काम करना है, रिटर्न टाइप आए तो चेक करना है, तो क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप पास करनी चाहिए। रिटर्न टाइप किस एट्रीब्यूट में पड़ी है, टी में, तो यहाँ से टी पास होना चाहिए। नेम, एक्सेस मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर जगह मैटर नहीं करता। अच्छा, और क्या होना चाहिए जो पास कर सके, क्लास टेबल का रेफरेंस भी पास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें जब हम आगे जाके अंदर जाके चेकिंग करेंगे तो मैं किस क्लास के टेबल में चेक करूँ या किस में चेक करूँ, ये सब चीज़ चेक भी तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगेन सिंबल टेबल में एंट्री करते वक्त, ठीक है, ये आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। तो सिंबल टेबल में एंट्री करते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कलेक्ट कर ली, और फिर आपके पास आपको
जहाँ जहाँ जिस नॉन टर्मिनल जो जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है या चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको उसको उसके नॉन टर्मिनल को भेजनी है। तो सी टी रेफ का नॉन टर्मिनल आगे दोबारा क्लास बॉडी को भेजा क्योंकि अगेन क्लास बॉडी के अंदर फिर फंक्शन आ गया या कुछ वेरिएबल कुछ भी आ गया, तो हर मरतबा इन्फॉर्मेशन का बस फ्लो याद रखो, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को पास कराओगे तो अगली जगह पे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास पीछे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मौजूद है, उसे ऑन पेपर लिखना। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, तुम्हारा काम ये है इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अपडेट करके इसे एट्रीब्यूटेड ग्रामर बनाओ। लास्ट टाइम समझाया था बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर, तुम्हें यही काम बेसिकली उसके ऊपर करना। जो तुमने ट्री में समझा है उसको अपनी ग्रामर में कॉपी पेस्ट कर देना है। असाइनमेंट तो आप सबमिट कराओगे, मैं इसका सोल्यूशन बाद में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर तुम लोगों की क्वेरी हुई तो, नहीं हुई सकता मैं प्रोवाइड ना। अच्छा ठीक है, तो वही वाली बात, तो ये तुम्हारा टास्क है एट्रीब्यूट CFG फॉर फंक्शन डेफिनेशन की तुम्हें बनानी है। अब ज़रा फंक्शन कॉलिंग पे आ जाते हैं। फंक्शन कॉल सीधी सी बात है। अच्छा, मैं डॉट वॉट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। A.B.C भी हो सकता है फंक्शन, A डॉट फंक्शन कॉल भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सब तो जो तुम्हें पता है, मैं क्लास में बहुत सारी दफ़ा ये सारी बातें कर चुकी हूँ, बार बार कर चुकी हूँ कि तुम्हें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ कवर करनी है। मैं इस पर सिंपल फंक्शन की बात कर रही हूँ, जो कि सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है सिंपल फंक्शन कॉल हो कि ऑब्वियसली इसी क्लास से, जिस क्लास में हैं आप उसी क्लास से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, जब आप फंक्शन, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आप करंटली किस क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो MST को पास कराया है, तो MST के अंदर से आपके पास फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट भी आती है, उसके अंदर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो क्लास रेफरेंस, क्लास टेबल का रेफरेंस, अब आपको इसका मतलब है हर नॉन टर्मिनल को जो MST के अंदर है, पूरी क्लास के अंदर हर नॉन टर्मिनल को आपको पास करंट टेबल का रेफरेंस पास कराना चाहिए या कराना पड़ेगा। ठीक है, अब फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल होते हुए ही रेफरेंस लेके कॉल हो रहा है। अच्छा, फंक्शन कॉल आईडी से स्टार्ट होता है, नाम आता है, ब्रैकेट में उसकी पूरी आर्गुमेंट लिस्ट है। आर्गुमेंट लिस्ट में क्या हो सकता है, इट कुड बी एनी वैल्यू, इन शॉर्ट इट कुड बी एनी एक्सप्रेशन, कॉमा एक्सप्रेशन, कॉमा एक्सप्रेशन। फंक्शन कॉल के अंदर फंक्शन कॉल अगेन एक्सप्रेशन कवर कर देगा, सिंपल कांस्टेंट एक्सप्रेशन कवर कर देगा, एनी एक्सप्रेशन कवर कर देगा, एन आइडेंटिफायर एक्सप्रेशन कवर कर देगा, और इट कुड बी एम्प्टी। तो सिंपल CFG तो इसकी इतनी इनफ है, इससे आगे हमें कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब होता क्या है, कॉलिंग जब होती है तो हम करते क्या, बस ये पहले समझ लो। अगर मेरे पास फंक्शन कॉल लिखा हुआ है, ये मुझे कॉल करना है, तो मुझे फंक्शन का लुकअप करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लुकअप किससे होता है, नाम और पैरामीटर लिस्ट से मिलाकर होता है। ठीक है, फंक्शन का लुकअप पैरामीटर लिस्ट के साथ होता है कि इस नाम का फंक्शन इस पैरामीटर लिस्ट के साथ मौजूद है कि नहीं है। नाम तो मुझे मिल जाएगा आईडी के वैल्यू पार्ट से। अब मुझे इसकी टाइप एक्सप्रेशन ही पैरामीटर लिस्ट, अच्छा सिर्फ पैरामीटर लिस्ट चाहिए। जब आप टेबल में जाएंगे नाम ढूंढेंगे और फिर आप टाइप कॉलम में जाएंगे, तो टाइप कॉलम को आप एरो पे स्प्लिट करा के सिर्फ पैरामीटर लिस्ट मैच करेंगे। अब इसकी पैरामीटर लिस्ट में तुम पूछो क्या है, तुम इस वक्त नहीं बता सकते, क्योंकि x प्लस वाई का जो भी रिजल्टेंट टाइप होगी, यानी फ्लोट और इंट है तो फ्लोट है, डबल और फ्लोट है तो डबल, इनकी जो भी रिजल्टेंट टाइप होगी वो पहली टाइप बनेगी। सम का फंक्शन जो चीज़ इस टाइप का फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो उसकी सेकंड टाइप बनेगी, और ट्रू बूलियन है ये थर्ड टाइप बनेगी। तो 1 2 3 तीन टाइप्स मुझे चाहिए, और ये तीनों टाइप्स बेसिकली ये टाइप भी एक्सप्रेशन मिल रही है, ये भी, इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन के अंदर टाइप मिल रही होगी। तो ठीक है, अगर मैं कहूँ तो बेसिकली फर्स्ट टाइप कॉमा सेकंड टाइप कॉमा थर्ड टाइप, तीन टाइप्स आ जाएंगी, और वो तीनों टाइप्स कॉनकैटिनेटर को सिंगल टेबल में लगाऊंगी। तो जो फंक्शन का लुकअप होता है वो पहली बात लुकअप ऑफ फंक्शन इन डाटा टेबल होता है, नेम और पैरामीटर लिस्ट से होता है। आप बताते हैं किस जगह पे करना है आपको, तो CT रेफरेंस बताते हैं। और दूसरी बात, फंक्शन का लुकअप होने के बाद दो चीज़ें रिटर्न होती है, फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर और फंक्शन का टाइप मॉडिफायर। मैं यहाँ पर सिंपल लुकअप की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें एक्सेस मॉडिफायर टाइप मॉडिफायर का जो चेक्स लगने चाहिए, जब डॉट आएगा या जो भी होगा वो तुम्हारा खुद काम है। अगर फंक्शन सिंपल है बगैर डॉट के, तो एक्सेस मॉडिफायर का काम रह नहीं जाता, जो करंट क्लास में होता है वो तो फिर अलाउ ही है। लेकिन टाइप मॉडिफायर का बिल्कुल काम हो सकता है, क्योंकि अगर टाइप मॉडिफायर का इसलिए काम हो सकता है कि अगर फंक्शन की टाइप मॉडिफायर आपने लुकअप करके देखी है वो है स्टैटिक है, तो डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता। ठीक, करंट क्लास में होने के बावजूद भी नहीं हो सकता। तो एटसेट्रा एटसेट्रा और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैं ये चेक तो वो भी होंगे, तुम लोग अपनी खुद नॉलेज को देखते हुए, सेमेंटिक्स को देखते हुए खुद लगाओगे। सिंपल सी बात ये है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहती हूँ फंक्शन का लुकअप हो। लुकअप फंक्शन का डाटा टेबल में होता है, नाम पैरामीटर लिस्ट के साथ, किस क्लास के टेबल में करना है ये बता देते हैं, और वो रिटर्न कराता है एक्सेस मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर और रिटर्न टाइप, तीन चीज़ें करता है।
अगर रिटर्न टाइप नल है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। देखो एम्प्टी भी होती है ना, नहीं भी होती तो भी वॉइड होता है। नल का से मतलब ये है कि एंट्री ही नहीं है इस नाम और पैरामीटर लिस्ट के साथ, ठीक है, तो अनडिक्लेयर्ड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन पैरामीटर लिस्ट कैसे बनती है, वो बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम पीछे बना चुके हैं, सिर्फ देखने के लिए देख लो। फंक्शन का नाम आया, एन में सेव कर लिया, ए एल पैरामीटर लिस्ट है, नीचे से पैरामीटर लिस्ट फिल करके ला रहे हैं, ओ ई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इटसेल्फ क्या रिटर्न करती है, टाइप रिटर्न करती है। लास्ट टाइम भी जब इनिशियलाइजेशन की बात की तो बताया था एक्सप्रेशन का नाम, एक्सप्रेशन एक टाइप रिटर्न करती है, व्हाट टाइप इट इज़, इट्स ऐसे एट्रीब्यूट इज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, वो नीचे से अपनी टाइप बिल्ड करके ला रहा होता है एक्सप्रेशन की। तो इस वक्त एक्स प्लस वाई की जो भी टाइप होगी वो टी में पड़ी होगी। अगेन पी में टी असाइन कर दिया तो पहली बात जो भी इसकी टाइप है वो आ गई, लेट्स अज्यूम इंट है तो इंट आ गई। फिर पी को आगे पास कर दिया, फिर कॉमा के बाद फिर ओ ई आया, ओ ई फिर टाइप लेकर आया, उसे फर्दर टी में पी में कॉन्कैटिनेट करा दिया, फिर लेकर आया, फिर टी में कॉन्कैटिनेट करा दिया, ए एल 2 में और ए एल में पास कराते रहे। जैसे ही नल आया अल्टीमेटली वो रिटर्न रिटर्न और रिटर्न हुआ, आपको पैरामीटर लिस्ट मिल गई, एंड देन सो ऑन सो। सिर्फ ये याद रखना ये सी टी रेफ मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, लेकिन ओ ई को भी ये सी टी रेफ जाना चाहिए और ए एल 2 को बाकी फिर ओ ई को जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ओ ई के अंदर भी वेरिएबल्स आते हैं, उसके अंदर भी डॉट्स आते हैं, उसके अंदर भी सब कुछ फंक्शन कॉलिंग होती है, तो तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ कहाँ तुम्हें करंट क्लास के टेबल की ज़रूरत पड़े, इसलिए इसको हर जगह पास होना चाहिए और ये होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बेसिक वो सारी इन्फॉर्मेशन या वो सारा सिमेंटिक्स जो कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो सारी समझा दी है। मैंने इसमें चीज़ें छोड़ी हैं, मैंने इसमें एट्रीब्यूट छोड़े हैं, तुम काम करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आता रहेगा। अगेन ग्रामर तुम्हारे सामने लिखी है जो कि सिंपल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। एट्रीब्यूटेड ग्रामर चीज़ को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और कॉलिंग तो बहुत ही सीधी है, ठीक है। तो कॉलिंग की एट्रीब्यूटेड ग्रामर अगेन तुम्हारा ही टास्क है कि तुम्हें दोनों एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स बनानी है, ठीक है। बनाने के लिए अगेन कोई लॉजिक नहीं लगानी, सिर्फ ट्री से एक्सट्रैक्ट करने हैं आपके रूल और उसको जाके उसमें अटैच कर देने हैं, दैट्स ऑल। तो आपके पास किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, सिंथेसाइज है, इनहेरिटेड है, बाय वैल्यू है, बाय रेफरेंस है। सी टी रेफ बाय वैल्यू है, वो सिंपल पास होता है हर जगह, क्योंकि स्टार्ट में ही इनिशियलाइज होता है, उसके बाद नहीं होता। पी और टी नीचे से वैल्यू लेकर आ रहा है तो सिंथेसाइज्ड है, तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। तो दोनों तरह के एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं किसी तरह के एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं किसी तरह के। एट्रीब्यूट कितने हो सकते हैं, नो हार्ड रूल, जितनी रिक्वायरमेंट है, कितने होने चाहिए कुछ नहीं पता, अगेन जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिर्फ याद रखना कौन सिंथेसाइज है कौन, ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इससे फ़र्क पड़ता है। कोड करने का तरीका लास्ट टाइम आइडिया दे चुकी हूँ, एट्रीब्यूटेड ग्रामर बनाना ही असल काम है। तो पहले ट्री वर्किंग समझ ली, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेड ट्री, एट्रीब्यूटेड ग्रामर तुम्हें बना। अच्छा, तुम्हारी सी एफ जी जो तुमने कवर करनी है या तुम लोग बना ही चुके होगे अब तक, जो कवर करनी है उसमें क्या है कि दिस डॉट फंक्शन कॉल भी हो सकती है। इट स्टैटिक फंक्शन हो तो ए डॉट फंक्शन कॉल, अगर स्टैटिक है तो उसके लिए क्या चेक होना चाहिए, यू हैव टू डू इट। ए डॉट फंक्शन कॉल अगेन यानी कि सिंपल नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉलिंग जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। सिंपल फंक्शन कॉल तो हमने डिस्कस कर ली, और मल्टीपल डॉट्स। अच्छा, जब कभी भी करने बैठो या सी एफ जी अपनी सी एफ जी को इसके साथ अपडेट करो, तुमने सी एफ जी बनाई हुई है अपडेटेड, उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। तो मैं ये बता चुकी हूँ काम क्या क्या होता है। ए आएगा तो फंक्शन अगेन आएगा तो लुकअप होगा, और लुकअप होने के बाद मेन टेबल में करंट टेबल में नहीं है तो एक लुकअप मेन टेबल में होगा, अगर मेन टेबल में भी नहीं है तो ये अनडिक्लेयर्ड है। अगर मेन टेबल में हुआ तो इसका मतलब ये है कि क्लास का नाम है, क्लास का नाम है तो फंक्शन आगे जो चेक होगा जब लुकअप होगा तो उस क्लास के अंदर तो ये चेक होगा उसका एक्सेस वो सॉरी हाँ टाइप मॉडिफायर स्टैटिक होना चाहिए। अगर ए डॉट एफ एन है और ए लोकल वेरिएबल है, लुकअप कर लिया तो आप लुकअप करने के बाद आपके पास जो इसकी टाइप आएगी वो उस टाइप के टेबल के अंदर फंक्शन लुकअप होगा। और आप ये भी देखेंगे फिर उसकी अगर मौजूद है तो उसकी टाइप मॉडिफायर क्या है, उस टाइप मॉडिफायर के अकॉर्डिंगली होगा। अगर ए डॉट बी डॉट सी है तो अगेन ए लुकअप हुआ, उसकी टाइप जो आई उस टेबल के अंदर उस टेबल का रेफरेंस टेबल एंट्री से मिल जाएगा, और फिर उसके अंदर बी लुकअप होगा, अगर बी मौजूद है तो उसकी जो टाइप आई फिर उसके अंदर सी लुकअप होगा, और सी के अंदर जो टाइप आई उसके अंदर एफ एन लुकअप होगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम जो भी है इस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तुम्हारी सी एफ जी ये सब चीज़ें कवर यानी अपनी सी एफ जी को इस अपडेट करके इसकी एट्रीब्यूट ग्रामर मिल गई। तो तुम्हारा टास्क क्या है, पहले तुम्हारा टास्क ये है कि जो पहले जो सिंपल जो मैंने ग्रामर शुरू में लिखी थी सॉरी क्लास बॉडी के अंदर, इसमें क्लास
सिंपल फंक्शन है, तुम्हें उसको एट्रीब्यूट ग्रामर बनाना है। नंबर 2, तुमने क्लास कॉलिंग सॉरी फंक्शन कॉलिंग की एट्रीब्यूट ग्रामर बनेगी, लेकिन ये 2 लाइनों की सीएफजी नहीं। तुम्हारी सीएफजी में ये सारी चीज़ें जो सामने लिखी हुई हैं, इन सब चीज़ों को कवर होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली तुमने अब तक अपना प्रोजेक्ट में कर ली होगी, क्योंकि तुम लोग तो अपने एंड पे प्रोजेक्ट की सीएफजीज बना चुके हो। तो उसी के उसका पार्ट वो उठा लो और उसमें सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, और तुमने खुद ये डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या काम होना चाहिए। तरीका क्या है, पहले पेपर पे सिंपल सिंपल ये लिखो, इनको सिर्फ ये समझो कि इनके साथ सिमेंटिकली तुम्हें क्या काम करना है। हर पॉइंट पे, हर डॉट पे, डॉट है तो डॉट से पहले क्या लिखा है चेक करना है, उसकी टाइप आईडी है या नहीं। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लेक्चर को दोबारा देख लेना। फिर तुमने सीएफजी के अंदर फिर नंबर 1 सिंपल ट्री बनाना, सिंटेक्स ट्री, और फिर सिंटेक्स ट्री बनाने के बाद उसमें सिमेंटिक्स अटैच करना, एट्रीब्यूट बनाना जो तुम्हें ज़रूरत पड़े, जहाँ जहाँ जिस एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़े उसको पास कराना, अपने रूल बनाना। और उसके बाद जब तुम ये कर लोगे, अगर तुम्हारा ट्री सही बन जाता है तो तुम्हारी ग्रामर बहुत आराम से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 टास्क हैं तुम्हारे,